मुझे तो ये इससे ताज्जुब भी हुआ है, क्योंकि हम तो ये क्लेम करते रहे कि हमारे इस वक्त जो पॉलिसी मेकिंग में लोग हैं उनका बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस है वाशिंगटन डीसी में, और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर होने जा रहे हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी अचंभे की बात है, और मुझे लगता है कि आइंदा 4 साल काफ़ी मुश्किल गुजरेंगे यूएस के साथ। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूनाइटेड हिंदुस्तान चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लाइमेट चेंज पे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से होस्ट किया गया था, जिसमें लगभग 40 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने की वजह से पाकिस्तानी लोग काफ़ी नाखुश और हैरान हैं। पाकिस्तान ने तो बाकायदा लेटर के ज़रिए रिक्वेस्ट भी करी थी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। आज का ये डिबेट भी इसी टॉपिक को लेकर है, तो बाकी की बातें वीडियो के एंड में करेंगे। पहले आइए सुनते हैं इस पूरे डिस्कशन को। ये बताइए सबसे पहले तो कि ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी इसमें पाकिस्तान को न बुलाना, जबकि 5th पॉपुलस कंट्री है, और फिर इस एनवायरनमेंट के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं क्लीन करने के लिए। पाकिस्तान को बिलियन ट्री का भी मंसूबा था और भी दूसरे मंसूबे थे, पाकिस्तान रिक्वेस्ट भी कर चुका था। तो ये क्यों नहीं बुलाया? जो जिस तरह से लोग इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि क्या वाकई ये स्नब है, एक डिप्लोमेटिक स्नब आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तो क्लाइमेट चेंज पे बड़ा एम्फेसिस रहा है, और बिलियन ट्री उनकी प्लांटेशन, और काफ़ी हम देखते रहे हैं कि यूएनजीए में भी जब उन्होंने खिताब किया 27 सितंबर, वहाँ भी उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की। तो और फिर हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल भी है। सारे जो ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमालयाज़ में, इस तरफ आप आ जाइए तो वो भी पिघल रहे हैं। वाटर क्राइसिस है पाकिस्तान में। गो कि हम ग्रीन गैस एमिशंस में हमारा कोई ख़ास रोल नहीं है, हम तबाही नहीं मचा रहे, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उस तबाही को रोकें। और हमारा कंट्री तो एक रोल मॉडल हो सकता था दूसरे ममालिक के लिए। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है, जो मैं इसे समझ सका हूँ कि अगले 4 साल बाइडन की हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लिए बहुत मुश्किल होंगे। और उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं, दूसरा भारत के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत और कश्मीर का इशू है, और चौथा मैं समझता हूँ कि जो यूएस के अंदर डिसीशन मेकिंग है, ख़ास तौर पे वाइट हाउस में, और स्टेट डिपार्टमेंट तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है। और वाइट हाउस में इस वक्त जो टीम है उसमें आप सब जानते हैं कि इंडियन अमेरिकन्स बहुत हैं। तो हमें अब थोड़ा सा, मुझे तो ये इससे ताज्जुब भी हुआ है, क्योंकि हम तो ये क्लेम करते रहे कि हमारे इस वक्त जो पॉलिसी मेकिंग में लोग हैं उनका बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस है वाशिंगटन डीसी में, और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर होने जा रहे हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी अचंभे की बात है, और मुझे लगता है कि आइंदा 4 साल काफ़ी मुश्किल गुजरेंगे यूएस के साथ। अच्छा बादशाह साहब, अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो इस वक्त ये जो इन्वायरमेंट जो कौंसल, ये जो मीटिंग है क्लाइमेट की, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसको वाइट हाउस ही इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। और जॉन कैरी जो इससे पहले सेनेटर थे, फिर अमेरिकी सदारती उम्मीदवार भी रहे, वो अब इन्वायरमेंट सेक्रेटरी बड़े पावरफुल और बहुत क्लोज हैं वो जो बाइडन के। तो थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो 2009 में जो कैरी लूगर बिल आया था उसके वो ऑथर थे, बाइडन भी उसमें शामिल थे, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ उनके करीबी ताल्लुकात समझे जाते थे। बाइडन को और कैरी लूगर, इनको सेनेटर कैरी को पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता था। लेकिन अब वो जो जिन्होंने कैरी लूगर बिल दिया और पाकिस्तान के लिए इतनी एक बड़ा पैकेज था 7.5 बिलियन डॉलर्स का, अब वही साहब वहाँ पर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान को बुला ही नहीं रहे। तो ये क्या हुआ? इसके कुछ आपको समझ आई, क्या हुआ क्या ये? देखिए, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ। लेकिन असल चीज़ देखिए जो होती है ना, इस किस्म के जब इवेंट्स होते हैं, और अगर किसी मुल्क को, और ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क को जो बहुत अहम भी हो किसी ख़ास इशू पे, और अगर उसको बाहर रखा जाए तो ऑब्वियसली ये मैसेजिंग होती है, और दुनिया को भी बताना होता है कि हम किस तरह ममालिक को अब ट्रीट करेंगे आगे। देखिए इस कॉन्फ्रेंस में सो मच सो कि चाइना और रशिया भी है,
चलें, वो तो P5 कंट्रीज़ में आते हैं, उनका मामला ज़रा डिफरेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हम पे एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, और ये बिल्कुल अब तय कर लिया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम पे अफ़गानिस्तान पे प्रेशर आप देखेंगे अगले महीनों में आएगा, क्योंकि जो 29 फरवरी का अकॉर्ड था 2020 का, वो अनरेबल होते हुए नज़र आ रहा है। और लगता यही है कि उसमें जो अफगान रिकन्सिलिएशन है उसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं होगी, और नेटो फोर्सेस बहरहाल 1 मई के बाद भी अफगानिस्तान में लगता है कि रहेंगी। उसके बाद अगर आप देखिए तो भारत पे भी हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अब आप कश्मीर को थोड़ा सा ज़रा बैक बर्नर पे रखिए और आप इंडिया से मामला ठीक कीजिए। सारी कोशिश ये है कि हमें चाइना से भी थोड़ा दूर किया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि यूएस ने भी एक BRI के काउंटर करने के लिए बाइडन साहब ने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी कल परसों फ़ोन कर कहा है कि हमें एक काउंटर प्रोजेक्ट लाना चाहिए BRI की तर्ज के तौर पे, ताकि हम भी दुनिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से मदद करें। लेकिन वो मुमकिन नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो दुनिया पे इस तरह खर्च कर सकें। तो अभी मुझे लगता है कि यूएस के साथ हमारे ताल्लुकात में कुछ मज़ीद कॉम्प्लिकेशन अगले 4 सालों में होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इस पूरे डिस्कशन को कि कैसे पाकिस्तानी लोग काफ़ी दुखी हैं इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने की वजह से। उन्होंने तो ये उम्मीद लगाए रखी थी कि ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन पाकिस्तान को तवज्जो देंगे, लेकिन अब उनकी इस उम्मीद पे भी पानी फिरता नज़र आ रहा है। पाकिस्तानियों को लगा था कि इमरान खान के बस 1 बिलियन ट्री लगाने के दावे के चलते उन्हें क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कॉन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंस मिलेगी, लेकिन उनकी इस उम्मीद पे भी पानी फिर गया। फिर उनका यही रोना शुरू हो गया कि इसमें इंडिया का हाथ है एंड ऑल। अब उनको कौन समझाए कि सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे काम भी करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें ऐसे ही और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए यूनाइटेड हिंदुस्तान के साथ। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।